हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था एस्किमो के बारे में। दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कम्प्लीटली रहेगा बुशमैन के बारे में, यानी कि जो दूसरी हमारी जनजाति है वो है हमारी बुशमैन। तो दोस्तों, आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे बुशमैन के बारे में। जिस तरह से हमने एस्किमो के बारे में जाना था, सेम वे उसी तरह से हम जानेंगे कि बुशमैन को डिटेल से अपन पढ़ेंगे। उस समय दोस्तों हमने कहा था कि जो एस्किमो जनजाति होती है वो मंगोल प्रजाति की होती है। तो यहाँ पे हमें जानना पड़ेगा कि बुशमैन जो होती है वो कौन सी जनजाति की है। तो ये जो होती है वो होती है निग्रिटो जनजाति की, निग्रिटो जनजाति सी प्रजाति, निग्रिटो प्रजाति से संबंधित होती है आपकी एस्किमो जनजाति। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी विशेषता देखी थी एस्किमो के बारे में। तो सेम वे यहाँ पे हमें बात करनी पड़ेगी बुशमैन जनजाति की। तो जो बुशमैन जनजाति होती है इनमें देखो, जबड़ा निकला हुआ, आंखें बड़ी व तिरछी व होठ निकले हुए नहीं होते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखें, लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था मंगोल प्रजाति के बारे में यानी कि एस्किमो के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था जो एस्किमो होते हैं उनका जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ, आंखें बड़ी तिरछी कथई कलर की होती हैं, वह होठ उनके निकले हुए होते हैं। तो ये विशेषता इनमें नहीं होती है, ये इनका ध्यान रखें। इसके बाद में दूसरा दोस्तों इनकी जो इंपॉर्टेंट विशेषता होती है वो है कि इनके जो नितंब होते हैं वो बड़े होते हैं, नितंब बड़े व भारी होते हैं, नितंब बड़े व भारी होते हैं। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट विशेषता है। ये आपके जो निग्रिटो जनजाति के प्रजाति के होते हैं और ये इन प्रकार की इनमें विशेषता रहती है। और जो दोस्तों आपको बुशमैन जो जनजाति होती है ये पाई जाती है आपकी अफ्रीका में, ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और अभी हम जानेंगे इनके निवास स्थान के बारे में। और दोस्तों ये अफ्रीका जो महाद्वीप है इनके दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इनकी जो मुख्य आजीविका होती है, इनकी जो मुख्य आजीविका होती है वो होती है आखेट, आखेट के द्वारा अपनी आजीविका को ये चलाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इनकी विशेषता होती है। ये तो होते हैं आपके बुशमैन। अब हम जानते हैं कि इनके निवास स्थान के बारे में। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं बुशमैन के निवास स्थान के बारे में। अब हम बात करेंगे बुशमैन के निवास स्थान के बारे में, यानी कि ये बुशमैन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इससे संबंधित दोस्तों मैं हल्का सा यहाँ पे मैप ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद में हम सारी चीज़ वहाँ से डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इस संबंध में सबसे पहले मैं बात करूँगा कि दक्षिण अफ्रीका का जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उनका मैं एक मैप ड्रॉ यहाँ पे कर लेता हूँ और उसके माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस तरह से यहाँ पे होती हैं, इन चीज़ों किस तरह से देखें। ये दोस्तों जो मैंने कॉन्टिनेंट ड्रॉ किया है वो है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और आपको पता होगा दोस्तों जो हमारी बुशमैन प्रजाति है वो पाई जाती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिणी भाग में। एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये जो मैंने आपका मैप बनाया है ये किसका है? ये अफ्रीका महाद्वीप का है। इसके दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री साउथ से लेके लगभग 24 डिग्री साउथ तक इनका विस्तार पाया जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में मैं कह दूं कि इनका जो विस्तार होता है वो मकर रेखा के आसपास होता है, मकर रेखा के आसपास ये इनका निवास स्थान पाया जाता है। देखो यानी कि इनकी मकर रेखा है ना दोस्तों, यहाँ से होके गुजरती हैं। आपको पता होगा इनके आसपास के देशों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो ये कहाँ से है इनका, देखो पहले इस तरह से कुछ मैप बनाते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे तो कुछ इस तरह से इनका जो एरिया रहता है वो रहता है आपका कंप्लीटली इनका कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे पाया जाता है। और इसी मरुस्थल में पाई जाती हैं आपकी बुशमैन जनजाति। तो इनके आसपास के देश कौन कौन से उनकी बात करते हैं। एक तो है दोस्तों आपका दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के साथ में यहाँ पे है आपका बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद में यहाँ पे है दोस्तों आपका नामीबिया, नामीबिया के साथ में दोस्तों यहाँ पे है आपका अंगोला,
ये दोस्तों जो देश है इनके पास में आपने देखोगे जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, बरूंडी है, ये इनके आसपास में तो बहुत सारे देश पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, जो हमारे कालाहारी मरुस्थल और जिसमें जो आपकी बुशमैन जनजाति पाई जाती है वो मुख्यतः आपकी दक्षिण अफ्रीका में, बोत्सवाना में, नामीबिया में, अंगोला में, इन देशों में मुख्यतः आपकी पाई जाती है। अब दोस्तों थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जब निवास स्थान की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो कालाहारी मरुस्थल है वो आपका उप उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में पाया जाता है। उप उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में ये पाया जाता है। और यहाँ की जो जमीन रहती है वो आपकी ऊबड़ खाबड़ होती है और कहीं कहीं पे बीच बीच में घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगहों पे नहीं होकर जहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, जल स्रोत पाए जाते हैं, वहाँ पे आपकी बुशमैन जनजाति निवास करती हैं। ऊबड़ खाबड़ जगह पाई जाती है, घास के मैदान पाए जाते हैं। और दोस्तों जब मैं बात करूँ यहाँ पे तापमान की, तो यहाँ का जो तापमान होता है वो लगभग 25 डिग्री के आसपास होता है। और जो यहाँ पे मैं औसत वार्षिक वर्षा की मैं बात करूं तो वार्षिक वर्षा 25 डिग्री से भी क्या होती है, कम होती है। और टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो मैं वर्ष भर की बात करूं तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा रहती है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा समय तक रहती है। और शीत ऋतु का यहाँ पे क्या रहता है, अभाव रहता है, इनका रहता है अभाव। इस तरह से दोस्तों अपना नोट्स बनाते जाएं। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखें, लेकिन यहाँ की रातें क्या होती हैं, ठंडी होती है। ये इनकी मुख्य विशेषता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कालाहारी मरुस्थल की, जो आपकी मकर रेखा के आसपास पाया जाता है। इन देशों में जहाँ पे हमारी पाई जाती बुशमैन जनजाति, उपोष्ण मरुस्थलीय जलवायु होती है, ऊबड़ खाबड़ प्रदेश होता है, घास के मैदान होते हैं, टेम्परेचर 25 से ज़्यादा होता है और ग्रीष्म ऋतु। ये दोस्तों हमारा जो थार का मरुस्थल है उसी तरीके का उष्ण और शुष्क मरुस्थल है। तो उसी की विशेषताओं के मद्देनजर हम देखते हैं, जिस तरह से यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं तो इसमें भी क्या पाई जाती हैं, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कंटीली झाड़ियाँ इसमें भी पाई जाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे ग्रीष्म ऋतु में जिस तरह से तरबूज पाया जाता है उसी तरह से यहाँ पे त्यामा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, त्यामा। त्यामा यहाँ पे क्या है, एक फल है तरबूज के जैसा, तरबूज के जैसा, जिसको क्या नाम बोलते हैं, त्यामा बोलते हैं। त्यामा किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनकी जलापूर्ति करता है, यानी कि इसमें जल की कमी ना पड़ जाए। ये न केवल इनके बुशमैन के लिए पूर्ति करता है, साथ ही साथ जंतु, जीव जंतु, जानवर जो भी रहते हैं उनमें भी जलापूर्ति करता है। त्यामा किस टाइप का, एक तरबूज जैसा फल है। और दोस्तों मैं बात करूं इनके निवास स्थान की, तो आपने एक महत्वपूर्ण इसके आसपास में एक एटोसा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिखे। एटोला राष्ट्रीय उद्यान, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ का फेमस है, वो कहाँ पे पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल में ही पाया जाता है। और इस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास और इस राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो जानवर पाए जाते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो जीव जंतु और जो जानवर पाए जाते हैं उनमें मुख्य रहते हैं आपके हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया। इनके बाद में दोस्तों इनमें पाया जाता है शियार, इनके बाद में लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, इनके बाद में दोस्तों पाया जाता है गन्नू खरगोश, जेब्रा, जिराफ, वन बिलाव। दोस्तों आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी, मैं जिन भी जीव जंतुओं का मैंने नाम बताए हैं ये वही जीव जंतु हैं जो हमारे रेगिस्तान के मरुस्थल में या थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। जैसे हिरण की बात करें, बारहसिंगा की बात करें, शुतुरमुर्ग की बात करें, शियार की बात करें, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, और उसके बाद में गन्नू खरगोश, जेब्रा, जिराफ, वन बिलाव, ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल के आसपास पाए जाते हैं। एटोसा राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो आपका है वो यहाँ का इंपॉर्टेंट है, जो कालाहारी मरुस्थल में या फिर दक्षिणी अफ्रीका के आसपास के एरिया में पाया जाता है। ये तो दोस्तों हमने बात की थी जो निवास स्थान है हमारे बुशमैन जनजाति की। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में।
ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप की। यानी कि इनकी इकोनॉमी कैसी होती है दोस्तों, इनके बारे में जानेंगे। जिस तरह से दोस्तों हमने जाना था एस्किमो के बारे में, उनका जो मुख्य इकोनॉमी थी वो थी आखेट। तो सेम वे दोस्तों यहाँ पे पूरा कंपैरिजन में पढ़ेंगे। इनका भी मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप किस पे डिपेंड करता है, आखेट होता है, यानी कि शिकार। जो ये शिकार है ये इनकी आजीविका का मुख्य साधन होता है, इनकी आजीविका का मुख्य साधन होता है। आजीविका का मुख्य साधन क्या होता है, आखेट होता है। जिस तरह से हमने एस्किमो के जो आखेट के बारे में जाना था, जो बसंतकालीन और जो शीतकालीन जो अलग अलग तरह की आखेट की विधियां वहां पे बता रखी थी, इसी तरह इनकी भी आखेट की अपनी एक विशेष विधि होती है। किस तरह से ये आखेट करते हैं, किस तरह से शिकार करते हैं, उनके बारे में देखिए। जिस तरह से हमने कहा था उनका जो हथियार हार्पून होता है, इसी तरह से इनका जो हथियार होता है वो होता है भाला, तीर, कमान। इस तरह से ये क्या करते हैं, इनका शिकार करते हैं। किस तरह से ये शिकार करते हैं इसके बारे में देखिए दोस्तों। जिस तरह से ये अपने शिकार को फंसाने के लिए कुछ विधियां अपनाते हैं, यानी कि शिकार को फंसाने के लिए, जैसे कि एक विधि की मैं बात करूं, ये कीचड़ में धंसाकर इनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। जिसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, काफ़ी सारे लोग हैं जो इसके चारों तरफ से इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसी तरफ से जगह खाली करते थे जिस समय आगे कीचड़ होता है, और जो आपका शिकार होता है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, कीचड़ में धंस जाता है और फिर उसको पकड़ लिया जाता है। यदि इस तरह से ना हो तो दूसरी विधि के बारे में बताते हैं, यानी कि वो फंदे में फंसा कर, क्या टेक्निक है देखिए दोस्तों। यानी कि इस तरह से ये आपकी जो रस्सियां वगैरह रहती हैं जूट वगैरह की, उनसे क्या कर लेते हैं, फंदे बना लेते हैं, मतलब रस्सियों से बांध लेते हैं और शिकार को उस तरफ छोड़ा जाता है, उस तरह से जाके वो रस्सियों में फंस जाता है और फिर उसको पकड़ लिया जाता है। एक तो ये टेक्निक होगी। अगला ये काम करते, ऐसे भी नहीं फंसा तो ये क्या करते, गड्ढे में गिराकर, यानी कि इसको गड्ढे में गिरा दिया जाता है, यानी कि चारों तरफ से घेर देते हैं और उसी तरफ से उनको जगह दी जाती है जहां आगे बहुत बड़ा गड्ढा बना रखा होता है और जो शिकार होता है गड्ढे में गिर जाता है और उस तरह से उसको ट्रैप कर लिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों ये अगली जो टेक्निक अपनाते हैं वो होती है विषाक्त पदार्थ देके, यानी कि उनको विष खिला या पिला दिया जाता है और उसके बाद में उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये तो है दोस्तों इनकी मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप और इनका जो आखेट होता है और इनका जो खाद्य संग्रहण होता है, ये इनकी इकोनॉमी का क्या होता है, मुख्य आधार होता है। इनके बाद में दोस्तों इनकी इकोनॉमी में हम जानते हैं भोजन, कपड़ा और मकान। इनका भोजन किस तरह का होता है, इनके भोजन के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि क्या भोजन होता होगा इनका बुशमैन का जो इनका भोजन होता है दोस्तों, वो होता है, ये सर्वभक्षी होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, यानी कि कुछ भी मिल जाए, शाकाहारी मांसाहारी, ये कुछ भी खा लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि खाते भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, डाइट बहुत ज़्यादा होती है इनकी। ये अगली बात में ऐसा है कि बुक में अपना एग्जांपल दे रखा है कि आधी भेड़ को एक बुशमैन खा ही जाता है, यानी कि आधी भेड़ खा जाता है एक बंदा, आधी भेड़, समझ सकते हो दोस्तों, आधी भेड़ अकेला खा जाता है। दूसरी बात इनकी भोज्य सामग्री होती है, वो पौधों की जड़ों को खाते हैं, शहद खाते हैं, इनके अलावा बेरी खाते हैं और जो शिकार पकड़ते हैं वो खा जाते हैं, मछली भी खाते हैं। तो इस तरह से ये दोस्तों इनका होता है मुख्य भोज्य पदार्थ, ये भोजन इनका होता है। इनके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो चींटियाँ होती हैं तथा दीमक, इनका प्रिय भोजन है। देख लो दोस्तों कैसे लोग रहते हैं, इसीलिए तो दोस्तों इनको जनजाति कहते हैं। टेक्नोलॉजी और वर्तमान की लाइफ स्टाइल से ये बहुत दूर होते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ से एक बात और भी क्लियर हो जाती है कि ये अपने भोजन के बारे में, भोजन के
भविष्य के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहते, यानी कि कल की डेट में क्या भोजन आपका बचा है नहीं बचा, इससे ये बिल्कुल भी क्या चिंतित नहीं रहते। तथा दूसरी बात यहाँ पे ये भी होता है दोस्तों कि यानी कि जब भोजन आपका ताज़ा हो या बासा हो ये बिल्कुल खा जाते हैं, इनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहती, यानी कि भोजन सड़ गल जाए खराब हो जाए वो इनके लिए कोई मैटर नहीं करता, यानी कि जैसा भी होता है वैसा ये लोग क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। ये तो थी दोस्तों इनके खान पान के बारे में। अब इनके बाद में बात करते हैं कि इनके वस्त्र किस तरह के होते हैं, किस तरह के इनका पहनावा होता है। ओके दोस्तों, अब जब मैं बात करूं दोस्तों इनके वस्त्रों के बारे में, तो दोस्तों इनके वस्त्र बहुत कम होते हैं, यानी कि ये बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। जब मैं बात करूं दोस्तों पुरुषों की, जैसे कि ये आपका एक पुरुष है, तो ये जो पुरुष होता है वो कपड़ा कमर के आगे का ही पहनता, पहले तो बहुत कम ही कपड़े पहनेंगे, इस टाइप का तिकोने टाइप का होता है और इसको फिर आगे से लपेट लेता है, यानी कि जो लंगोट पहनता है, कैसी लंगोट पहनता है, आपकी तिकोने कलर की पहनता है और फिर उसको तिकोने साइज की पहनता है, फिर उसको क्या कर लेता है, आगे से लपेट के फिर अपनी कवर कर लेता है बॉडी को। इस तरह से दोस्तों ये तो होता है इनका पहनावा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके आवास के बारे में, इनके घरों के बारे में बात करते हैं, इनके घर किस तरह के होते हैं। दोस्तों जब मैं इनके घरों की बात करते हैं तो ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, ये चट्टानी गुफाओं में निवास करते हैं मुख्यतः। इनके बाद में दोस्तों ये घास फूस की झोंपड़ियां बनाते हैं, एक तो घास फूस की बनाते हैं, उसमें लकड़ियां भी होती हैं और आपकी हड्डियां भी होती हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना के इसको झोंपड़ी टाइप की आकृति में बना लेती हैं और इनका एक जो गांव होता है, ये दूर दूर पे निवास करते हैं, एक साथ में कॉलोनी के रूप में बहुत कम रहते हैं, यदि रहते भी हैं तो उसके गांव बोला जाता है, उसमें 8 से 10 झोंपड़ियां आसपास में बनी रहती हैं। तो ये तो दोस्तों होते हैं इस टाइप के इनके निवास स्थान। इनके किस तरह के औजार होते हैं और इनके किस तरह के बर्तन होते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इनके बर्तन बहुत कम होते हैं, तो बर्तन के बारे में देख लेते हैं। यानी कि दोस्तों बर्तन की मैं बात कर रहा हूं तो लकड़ी के प्याले बने होते हैं, लकड़ी के इनके पास में प्याले होते हैं। जो शतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं इनसे ये कुछ कप वगैरह बना लेते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों इनके औजार के बारे में, तीर कमान भाला नुकीला जो डंडा होता है इनके पास में, ये दोस्तों इनके मुख्यतः आपके हथियार और औजार होते हैं। और दोस्तों ये क्या कर लेते हैं, जो अपना तीर और जो कमान के आगे ये लोग क्या कर लेते हैं, जो तीर के आगे जो रहता है आगे के भाग में जो आपका शुतुरमुर्ग होता है उनकी जो हड्डी होती है उनका पीस तोड़ के, उनकी टांग का पीस एक वाला तोड़ के इनको तिकोना बना के घिस के तिकोना बना देते हैं, तीर के आगे हिस्से में इसको बांध देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है और ज़्यादा तीखा हो जाता है, जिस भी शिकार पे वो हिट करता है वो क्या हो जाता है आगे सीधा वहीं ऑन स्पॉट मर जाता है। और इसकी जो आपकी कैपेसिटी होती है वो आपकी 60 मीटर तक इसकी रेंज होती है, 60 मीटर तक वो क्या कर देता है उस शिकार को हिट कर देता है वहीं पे ऑन स्पॉट। ठीक है, ये तो होते हैं इनके मुख्य औजार। ओके दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं इनकी समाज व संस्कृति के बारे में, यानी कि इनकी समाज और संस्कृति किस तरह की होती है, समाज और संस्कृति के बारे में प्रकाश डालते हैं। इनकी जो समाज की प्रकृति होती है उसमें एक छोटा सा सामाजिक दल होता है, यानी कि छोटा सामाजिक दल होता है। और इनकी धार्मिक रीति रिवाज की दोस्तों मैं बात करूं तो इनका जो धार्मिक रीति रिवाज होता है वो किस पे पूरा डिपेंड रहता है, वो आपका प्रकृति व जानवरों पे डिपेंड रहता है, यानी कि प्रकृति और जानवरों पे ये क्या करता है मुख्य रूप से इन्हीं की पूजा करता है, तथा ये जादू टोनों में भी क्या करता है विश्वास करता है, ये आपका जादू टोनों में विश्वास करता है। और दोस्तों ये जो चट्टानी गुफाएं होती हैं, यानी कि चट्टानी गुफाओं में इनके द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है दोस्तों, इनके द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग है जो अपने आप में बहुत ही फेमस होती है और इनकी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा इसी से जुड़ा हुआ होता है। इनके अलावा दोस्तों ये जो आभूषण वगैरह जो बनाते हैं वो भी इसकी संस्कृति के काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होते हैं, यानी कि जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इससे वो कप भी बना लेते हैं और इनके साथ साथ इनके क्या बनाते हैं आभूषण भी बना देते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे से ये बनाते हैं। इनके अलावा दोस्तों इनका तीर है, कमान है, स्कर्ट है,
तो दोस्तों ये तो होती हैं बुशमैन जनजाति की मुख्य समाज और संस्कृति की विशेषता। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके वातावरण का समायोजन। वातावरण का ये समायोजन किस तरह से कर लेते हैं? दोस्तों सबसे पहले तो हमने कहा था कि ये एक तो खानाबदोश होते हैं और घुमक्कड़ होते हैं, तो ये अपने पास में सामान बहुत कम रखते हैं। सामान यदि ये बहुत कम रखेंगे तो इजीली ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इनके बाद में इनकी प्लानिंग भी रहती है, जब कभी अकाल पड़ जाता है इस एरिया में तो ये महिला गर्भवती नहीं होती, उस समय महिला को गर्भवती नहीं किया जाता, गर्भवती नहीं किया जाता। तो ये इनकी मतलब वातावरण के साथ में खुद को किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। यदि इस टाइप से बच्चों को कैरी करना काफ़ी मुश्किल रहता है, घुमक्कड़ होते हैं, एक जगह अन्न की कमी पड़ जाती है, दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते हैं, तो ये अपने आप में क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं इस तरह से। ओके, इनके बाद में मैं दोस्तों यदि बात करूं, दोस्तों जब ये शिकार करते हैं, जब ये शिकार करते हैं तो शिकार के दौरान जो मादा होती है, यानी कि जो मादा बच जाती है, या फिर जो अल्पवयस्क उनके बच्चे होते हैं, इनके अल्पवयस्क जो बच्चे होते हैं इनका ये बड़ा ख्याल रखते हैं, यानी कि इनको ये क्या नहीं करते? मारते नहीं, इनको ये सेफली बचा देते हैं। काफ़ी अच्छी ह्यूमैनिटी इनमें भी देखने को आपको मिल जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। जिसका शिकार कर लेते हैं उसका पूरा भाग ये काम में ले लेते हैं, पूरा भाग काम में लेते हैं, और ये आग होते हैं कम से कम जलाते हैं, आग का प्रयोग काफ़ी कम करते हैं। ये इनकी मुख्य विशेषता होती है। यानी कि हमने कहा था शिकार का जो भी अंश बच जाता है उस सारे को वो खा लेते हैं, और बाकी का यूटिलाइज इनका काफ़ी सामान बनाने में, कपड़ा बनाने में, इनके घर बनाने में इत्यादि में इनका यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये तो था इनका वातावरण का समायोजन। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनकी आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, यानी कि दोस्तों अब हम बात करते हैं किस तरह से ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ रहे हैं, या फिर आधुनिक संस्कृति इन पे किस तरह से प्रभाव डालती है। दोस्तों जब मैं बात करूं इनकी आधुनिक संस्कृति की, तो पहले जहां पे ये केवल आखेट करते थे, यानी कि इनका शिकार मुख्य हुआ करता था, आज ये क्या करते हैं दोस्तों? ये जल स्रोतों के पास में कृषि भी करने लगे। हालांकि ये आदिम भले हो, लेकिन कृषि नामक की नई चीज़ इनके साथ में टेक्नोलॉजी में ईजाद हो गई है। और जो आपके अफ्रीकन सामान्य लोगों के ये संपर्क में आने से, यानी कि सामान्य लोगों के संपर्क में आने से, सामान्य लोगों के संपर्क में आने से ये वस्तुओं का विनिमय भी करने लगे हैं, वस्तु का विनिमय भी करने लगे हैं, वस्तु का विनिमय भी करने लगे हैं, और इन संस्कृति से ये काफ़ी सारी चीज़ें सीखने भी लग गए हैं। तो कुछ भी कहें दोस्तों, ये अपनी आधुनिक संस्कृति के ज़रूर संपर्क में आ रही है, लेकिन डे बाय डे इनकी जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है, इनका जो क्षेत्र है वो निरंतर सिकुड़ता जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा था बुशमैन के बारे में। इसी तरह से अपने नोट्स को बनाते रहिएगा दोस्तों। जो अगली हमारी जनजाति होगी वो होगी भील, उसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए।